नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज की एक खास पेशकश और नजरें रहेंगी भारतीय बाजारों की शुरुआत कैसे होगी, क्योंकि बजट से पहले हमको मिलेंगे लगभग 2 घंटे ट्रेड के लिए और देखना यही होगा कि किस तरह की शुरुआत। कंसिडरिंग अंतर्राष्ट्रीय क्यूज जो थे थोड़े से डगमगाते हुए दिखाई दिए थे, क्या उससे अनिल थोड़ा सा प्रेशर लगे, दबाव आएगा शुरुआती कारोबार में, कुछ मंदी शुरुआत हो सकती है? डरे हुए तो हमारे हिंदुस्तान के लोग पहले से ही हैं और एफआईज भी लगातार बिकवाली कर रहे हैं और यही वजह कि बजट में जाने से पहले बाजार काफी कमजोर हैं। लेकिन 11 बजे के बाद क्या मूड बदल पाएगा ये तो वित्त मंत्री बताएंगे, लेकिन उसकी पूरी विश्लेषण करने के लिए एक्सपर्ट्स की पूरी दमदार टीम हमारे साथ है यहाँ पर बजट के महा कवरेज पर, जो हम आज कर रहे हैं मोतीलाल ओसवाल टावर से। तो हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, राय सीधे उन्हीं से ली जाए। और सबसे पहले मैं मोतीलाल ओसवाल टावर्स में तो वरुण गोयल से शुरुआत करता हूं, जो यहाँ के फंड मैनेजर है पीएमएस के। वरुण, बजट के दिन अगर लोग पैसा लगाने की सोच ही रहे हैं, मौका देख रहे हैं, तो बताइए कौन से स्टॉक सेक्टर्स आपके रडार पर हैं जहां आप ये मौका ढूंढना चाहेंगे? मुझे लगता है अगर फिस्कल डेफिसिट 3.5% के आसपास रहता है तो बहुत जल्दी हमें रेट कट देखने को मिलेगा। रेट कट होता है तो हमारा फाइनेंशियल कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, कंज्यूमर फाइनेंस कंपनीज, इन सब के लिए काफी बेनिफिट रहेगा। दूसरी चीज, गवर्नमेंट का क्लियर फोकस इस वक्त फार्म सेक्टर पे है। मुझे लगता है कि इरिगेशन सेक्टर का एलोकेशन काफी ज्यादा इंक्रीज होगा। अभी ऑलमोस्ट 50% एरिया ही इरिगेटेड है, गवर्नमेंट का टारगेट उसे 70% तक लेके जाने का है। तो इरिगेशन के एरिया में काम होगा, क्रॉप इंश्योरेंस के एरिया में नई अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड है। तो उससे हमें लगता है एग्रोकेमिकल सेक्टर जो है उसमें काफी ज्यादा ग्रोथ की पॉसिबिलिटी होगी। पिछले 2 साल से वैसे भी मानसून वीक रहा है, ये साल अगर मानसून अच्छा रहता है तो पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बहुत बड़ा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी निकल कर आएगा। तीसरा सेक्टर जिसमें मेजर एलोकेशन होगा वो है रोड्स। मुझे लगता है रोड सेक्टर का एलोकेशन ऑलमोस्ट 50-60% का इंक्रीज होगा। तो जितनी कंपनीज ईपीसी सेक्टर में हैं, बीओटी स्पेस में हैं, रोड्स में, पोर्ट्स में, उन सबको फायदा होने वाला है। ओके, तो ये तमाम सेक्टर्स हैं जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए, यहां मौका बन सकता है निवेश करने का। लेकिन बाजारों के खुलने की तैयारी, प्री ओपनिंग सेशन में बता दूं आपको किस तरह की शुरुआत होगी भारतीय बाजारों की। 220 अंक ऊपर दिख रहा है सेंसेक्स इस वक्त पहली टिक पर, और निफ्टी में आप देखेंगे 7 पॉइंट की तेजी होती हुई दिख रही है। तो सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान में खुलने की तैयारी करते हुए दिख रहे हैं प्री ओपनिंग सेशन में। लेकिन नजरें होंगी रुपए की चाल पर, क्योंकि जैसा मनीष सोनथालिया भी बोल रहे हैं, गौतम छोछारिया साहब भी बोल रहे हैं कि रुपए पर नजर रखिए। आज के बजट में रुपए का रिएक्शन, बॉन्ड मार्केट का रिएक्शन बाजार के आगे के लिए लंबे की दिशा तय करेगा, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर आरबीआई गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन तय करेंगे कि उन्हें बजट के बाद ब्याज दरें घटानी है नहीं। तो करेंसी मार्केट की भी शुरुआत होने वाली है और मैं बताऊंगा करेंसी मार्केट में किस तरह से आप शुरुआत होते हुए देख रहे हैं। 68-69 बिल्कुल दम साधे रुपया भी इंतजार करता हुआ दिख रहा है बजट का। तो लगभग मामूली सी कमजोरी के साथ रुपए ने शुरुआत की है, 68.69 के आसपास। हर्षिदा अनिल, जहां पर रुपए में कमजोर शुरुआत हो रही है, सेंसेक्स में 200 पॉइंट की तेजी है। पूरा एक्शन हम देख रहे हैं प्री ओपन सेशन में बैंकिंग काउंटर्स की ओर से आया, क्योंकि वहां पर बड़े ऐलान हो सकते हैं। जो रिकैपिटलाइजेशन के आंकड़े की बात हो रही थी, उस लिहाज से सिद्धार्थ भामरे हमारे साथ है। सिद्धार्थ, मैं आपसे समझना चाहूंगी, बैंक निफ्टी ने लोगों का चैन चुराया है पिछले कई दिनों में, जिस तरह की वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। अब क्योंकि इतना बड़ा अनुमान लगाया जा रहा है कि बैंक रिकैप का एक बहुत बड़ा आंकड़ा आएगा, बैड लोन्स के लिए शायद एक बड़ा पैकेज निकल कर आ सकता है। बैंक निफ्टी में अगर किसी ने तेजी की पोजीशन रखनी है, क्या आपको लग रहा है लेवल्स 14,000 के जहन में रखने चाहिए? क्या उतनी तेजी आ सकती है आज के आज ही? गुड मॉर्निंग। हमने देखा कि ये इंडेक्स में काफी सारी शॉर्ट पोजीशंस रोल हुई है और नेगेटिव ओपिनियन से मार्केट में सभी का एक कंसेंसस है कि बैंकिंग सेक्टर नीचे की तरफ ही जा रहा है। रिकैपिटलाइजेशन की बात भी जो आप कह रहे हैं वो पिछले 1 हफ्ते से मार्केट में चल रही है और जिसके चलते हुए हमने देखा कि पीएसयू बैंक्स में थोड़ी सी स्थिरता आई है। मैं लार्ज कैप्स की बात कर रहा हूँ, मिड कैप्स अभी भी करेक्ट हो रहे हैं। लेकिन पॉइंट ये हुआ है कि इस बीच स्टॉक्स लाइक आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये थोड़े करेक्ट हुए, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी में प्रेशर बरकरार है। मुझे लगता है कि अगर आज के सेशन में या इस हफ्ते में अगर कहीं भी अगर बैंक निफ्टी 14,000 के लेवल के ऊपर बंद आता है तो एक शॉर्ट टर्म में थोड़ा सेंटिमेंटल चेंज आ सकता है, जो ये इंडेक्स को और 500-700 पॉइंट वो लेवल के ऊपर लेके जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ये एक लेवल ऑन क्लोजिंग बेसिस पे देखना चाहिए बैंक निफ्टी पर।
और ताजा तस्वीरें जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, वो वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री दोनों ही अब बजट की तैयारी में, उनके हाथ में जो बैग आप देख रहे हैं उसमें बजट की प्रतिलिपि है। और आप देखेंगे अब से कुछ देर बाद ठीक 11 बजे वित्त मंत्री संसद में अपना बजट पेश करेंगे और उस बजट से पहले फोटो सेशन आपकी स्क्रीन पर। चलिए, तो बजट की तैयारी वित्त मंत्री की तरफ से पूरी हो चुकी है और वो संसद की तरफ बढ़ेंगे, बजट पेश करेंगे। लेकिन हम बढ़ते हैं हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ। वीके शर्मा साहब, बजट के पहले, बजट के दिन, बजट के बाद मार्केट जिस तरह से ट्रेड करता है, जिस तरह का कारोबार करता है, जिस तरह की रेंज होती है, उस पर आपके बड़े इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है और वो मैं जानना चाहता हूं, हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मैं बेसिकली उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो खासकर ये एफएनओ में ट्रेड करते हैं। राइट। तो एक बड़ी चीज जिसका बजट से रिलेशन कम लेकिन हिस्टोरिक रिलेशन पूरा 12 साल का है कि जब कभी भी दो कोई सेटलमेंट इकट्ठे 10% से ज्यादा गिरावट उनके अंदर आए तो तीसरे सेटलमेंट में हम पॉजिटिव ग्रोथ ही देखते हैं। ये 2004 से इस रूल का एक भी अपवाद नहीं है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि 2 सीरीज अगर बाजार नेगेटिव रहे तो तीसरी सीरीज नहीं 10% से ज्यादा, 10% से ज्यादा। जी हाँ, और वो इस केस में है। हम 10% ज्यादा गिरे हैं पिछले 2 सीरीज में, तो अगली सीरीज के लिए हिस्टोरिक रीजन है पॉजिटिव होने का। मार्केट वैसे भी कोई ज्यादा अपेक्षा नहीं रख रहा है और उस दृष्टि से अच्छा है। और सबसे बड़ी बात एक मैं जो कमेंट करना चाहूंगा, आपने जो शुरू में जो मिस्टर पटनायक के जो कलाकृति दिखाई थी समुद्र तट पे पुरी के, तो ये बताएं कि एक्सपेक्टेशन ये है कि भैया कहीं बजट रेत का बना हुआ ना हो और जो ब्रीफकेस आपने अभी दिखाया विजुअल उसमें फूल हो, बम नहीं हो। ये मेरी आशा है। फिंगर्स क्रॉस्ड है कि बम ना हो और ऐसी कोई बड़ी नेगेटिव ना आए। लेकिन गौतम छिछोरिया साहब भी हमारे साथ है। एफआईआईस के नजर से गौतम, मैं आपसे यही समझना चाहूंगी, अगर रिफॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कदम आते हैं, उस पर जोर दिया जाता है, उसके साथ ही ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन को ट्रिगर करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं, रूरल इनकम बढ़ाने पर स्टेप्स लिए जाते हैं, क्या एफआईआईस उसको लेकर संतुष्ट होंगे या फिर आप भी नजरें सिर्फ बैंक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, मैट, फिस्कल डेफिसिट जैसे आंकड़ों को लेकर ही ऑब्सेस्ड हैं इस समय? तो हम लोग तो एफआईआई के पर्सपेक्टिव से सेकंड वाले एस्पेक्ट पे ज्यादा फोकस्ड हैं, फिस्कल डेफिसिट एक्सेट्रा। कंजम्पशन बूस्ट जो है वो थोड़ा बहुत हो सकता है, बट गिवन द फिस्कल चैलेंज उसमें बहुत ज्यादा बूस्ट होने का स्कोप कम है। क्योंकि आप एक चीज ध्यान रखें, जब गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट काटती है तो उसके बाद थोड़ा बहुत स्पेंडिंग बढ़ता है पे कमीशन के लिए या रूरल के लिए, एग्रीगेट लेवल पे उसका इम्पैक्ट ज्यादा कुछ होता नहीं है। तो बहुत बड़ा बूस्ट जो अपने को कंपनी के अर्निंग्स पे दिखे वैसा मुश्किल हो जाता है। रूरल इंडिया के लिए भी सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट के जितने स्कीम्स आ रहे हैं और बात कर रहे हैं लाइक क्रॉप इंश्योरेंस एक्सेट्रा, ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छे स्कीम्स है, बट शॉर्ट टर्म में कोई बहुत बड़ी मात्रा में अमाउंट ट्रांसफर नहीं हो रहा है रूरल इंडिया में। तो ये अच्छी बातें हैं लॉन्गर टर्म के लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म में इससे अपने आप में कितना बड़ा बूस्ट मिलेगा वो क्लियर नहीं है हमारे लिए। ओके, गौतम जी आपसे विदा लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और आज अपनी राय बजट पर हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इस बीच हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल एमसी के सीईओ आशीष सोमैया कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आशीष, बताएं म्यूचुअल फंड क्या उम्मीद कर रहे हैं बजट से आज? ये म्यूचुअल फंड्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे एक्सपेक्टेशंस काफी लो हैं। चलिए, अच्छी बात है, आप भी हम सब की तरह कम उम्मीदों के साथ बजट में जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि काफी समय से ऐसा डर है मार्केट में कि अगर कैपिटल गेन्स का डेफिनेशन 1 ईयर के बजाय अगर 3 ईयर करते हैं तो मेरा मानना है कि अगर ऐसी कोई अनाउंसमेंट आती है तो उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट तो नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में सेंटीमेंट जरूर कुछ एक बड़ा मार आपकी कि मतलब वो कई बार कहते हैं ना कि 24 घंटे में एक वो वक्त होता है, एक पल वो होता है जब सरस्वती आपकी जीभ पर विराजमान होती है। अगर वही वक्त आपका हो और आप कुछ ऐसा मांगे जो इस बजट में मिल जाए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए, वो बताइए। सी आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है कि कैपिटल गेन्स को किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं किया जाए, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड सेकेंड थिंग मेरा मानना यह है कि जैसे टैक्स बेनिफिट्स वगैरह जो होते हैं उसको कम से कम इन्फ्लेशन के रेट से भी अगर इंडेक्स किया जाए तो भी जो सेक्शन 80C वगैरह के जो बेनिफिट्स है वो और काफी ज्यादा कैलकुलेट होते हैं। तो सेक्शन 80C के बेनिफिट्स अगर बढ़ाए जाए और कैपिटल गेन्स को टच नहीं किया जाए तो वी आर मोर देन हैप्पी। ओके,
ओके, तो कैपिटल गेन्स टैक्स पर ही सभी की नजरें हैं, लेकिन सेक्टोरियली अजय मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, अगर आपने प्राइम सेक्टर्स बैंक्स को हटाकर जिस पर आपको लग रहा है कि मौका मिलेगा आप लोगों को, भले ही बाजार में आज इमीडिएट तौर पर रिएक्शन नहीं देखने को मिले, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड कुछ भी पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स आए उसका फायदा बनता हुआ दिखाई देगा। जैसे हम उम्मीद कर रहे हैं सेस को लेकर जो घट सकता है और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए पॉजिटिव रहेगा। ONGC के लिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी 5% की अगर उसमें बदलाव आता है तो पॉजिटिव रहेगा। क्या ऑयल एंड गैस प्राइम प्रायोरिटी पर रह सकता है? क्या ऑटो कंपनियां प्रायोरिटी पर रह सकती हैं इस पारी पोस्ट बजट? देखिए हर्षदा, अगर कुछ बहुत ही स्पेसिफिक आता है, जैसे कि वो कैश फॉर क्लंकर्स, जैसा कि भाई 15 साल की गाड़ी और ट्रक आपको स्क्रैप करना है, तब पॉजिटिव रहेगा। ओवरऑल मैं नेगेटिव हूं कि अर्निंग्स का ग्रोथ नहीं है और ग्लोबल सिचुएशन खराब है, वो तो रहेगी बरकरार। आज शाम से वही फिर से हावी हो जाएगा मार्केट पे। तो अब ऑयल एंड गैस में क्या है कि अगर आप कस्टम्स ड्यूटी बढ़ाते हैं तो प्रोड्यूसर के लिए अच्छा है, बट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का लगभग 10 से 12% एबिटा का हानि हो जाता है स्ट्रेट। तो ये थोड़ा एनालिसिस करके ही आप देखिए, इतना आसान नहीं है। अगर कस्टम ड्यूटी आती है वो पास ऑन नहीं कर पाते हैं रिफाइनर्स, तो उससे रिफाइनर्स को क्षति होगी और प्रोड्यूसर्स जो अपस्ट्रीम है उनको थोड़ा बहुत मुनाफा मिलेगा। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि हम नेगेटिव हैं, ये टाइम नहीं है खरीदारी का, मार्केट नीचे ही जाएगा और ये सेल ऑन एवरी राइज मार्केट रहेगा। अभी टाइम नहीं है नया निवेश करने का। ओके, नए निवेश का टाइम नहीं है। अजय थोड़े से सोम्बर मूड में लग रहे हैं, हम उम्मीद कर रहे थे कि कुछ ऑप्टिमिस्टिक रुझान आएगा। मेरे ख्याल में ये जो अब तक की स्थिति रही है उसी को देखकर अजय की ये राय बन रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आपको, हमको खास करके और साथ ही कॉर्पोरेट्स को क्या मिलने वाला है, जनता के लिए क्या निकल कर आ सकता है, यही जानने के लिए चलते हैं हमारी कंज्यूमर अफेयर्स एडिटर प्रियंका संभव के पास और हमारे चीफ ऑफ ब्यूरो लक्ष्मण रॉय के पास। प्रियंका, सबसे पहले आम आदमी के हाथ क्या लग सकता है इस बजट के बाद? बढ़ती महंगाई को देखते हुए वित्त मंत्री ये फैसला ले सकते हैं कि जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है उसको बढ़ा दिया जाए। अभी 2.5 लाख से लेकर के 5,40,000 की लिमिट है और इसमें हम 40,000 की बढ़ोतरी देख सकते हैं, यानी कि 2.5 लाख की जगह 2,90,000 से लेकर 3 लाख तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यानी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जिसमें 10% का टैक्स स्लैब फिट होता है वो बढ़ सकता है। ऊपरी स्लैब्स शायद सेम ही रह सकते हैं, लेकिन बुजुर्गों के लिए भी 40,000 तक की बढ़ोतरी हम इस बजट से उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं कि वित्त मंत्री ये फैसला लेने वाले हैं। इसके अलावा 80C का जो एग्जेम्पशन 1.5 लाख के इन्वेस्टमेंट पर मिलता है, इसे भी 2 लाख तक किया जा सकता है। 50,000 का इजाफा हो सकता है, इंफ्रा बॉन्ड के जरिए हो सकता है, या फिर किसी तरह के सेविंग इंस्ट्रूमेंट में सेविंग को बढ़ावा देते हुए हो सकता है। तो 80C की लिमिट बढ़ सकती है। और एक अहम चीज, सेक्शन 24B बदल सकता है। होम लोन के ब्याज पर अभी तक 2 लाख की जो टैक्स छूट मिलती है उसको बढ़ाकर 3 लाख किया जा सकता है। तो 3 अच्छी खबरें हैं और इसी पर निगाह टिकी रहेगी टैक्स पेयर्स की और मेरी भी। हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय हमारे साथ है। लक्ष्मण, ये बताइए कि कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती होना तो लगभग तय है, लेकिन कितनी कटौती हो सकती है आज के बजट में? कॉर्पोरेट के लिए अच्छी भी खबरें आएंगी, थोड़ी सी बुरी खबरें भी आएंगी। अच्छी खबरें ये आएंगी, कॉर्पोरेट टैक्स जो अभी 30% करीब लगता है उसमें करीब 1% की कटौती की जा सकती है और ये घटाकर 29% कर दिया जाएगा। ये पिछले बजट में जो वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि हम 4 साल में कॉर्पोरेट टैक्स को घटा के 25% तक लाएंगे, उसी के तहत पहला कदम होगा। ये तो रही अच्छी बात। बुरी बात यह आएगी कि कॉर्पोरेट को जो अलग अलग रियायतें दी जाती हैं उन रियायतों को घटाने का सिलसिला इस बजट से शुरू होने वाला है। रियायतें किस तरह की पहले किस्त में घटेंगी कि मिसाल के तौर पर जो प्लांट लगाए जाते हैं, मशीनें लगाई जाती हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो टैक्स इंसेंटिव दिए जाते हैं, वो इंसेंटिव कुछ सेक्टर में धीरे धीरे खत्म किए जाने की संभावना है। तो कुछ इंसेंटिव्स कम हो सकते हैं, लेकिन जो बड़ा थम्स अप आएगा अगर वो कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती होती है, वो एक बड़ा बूस्टर रहेगा पूरी इंडस्ट्री के लिए, इंडिया इंक के लिए। लेकिन लक्ष्मण, ये भी बताइए, सर्विस टैक्स में भी बढ़त आती हुई दिखाई दे सकती है, जो हम सब के लिए एज ए कंज्यूमर तो बहुत बड़ा नेगेटिव है। कितना बदलाव हो सकता है सर्विस टैक्स में, कितना बढ़ सकता है ये?
सर्विस टैक्स अभी करीब 14.5% लगता है, तो सरकार जीएसटी की तरफ कदम आगे बढ़ाना चाहेगी और सर्विस टैक्स में बढ़ोतरी कर सकती है। हालांकि कमेटी की सिफारिश 16% की है, तो शायद एक झटके में 16% तक सर्विस टैक्स ना लाया जाए, लेकिन कुछ हद तक बढ़ोतरी की जाएगी और उसके बाद आपके मोबाइल फोन का बिल हो, रेस्टोरेंट में खाना खाना हो, ये सारी चीजें महंगी हो सकती है। एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल हमारे साथ है और अब लेते हैं कुछ वायदा कारोबार के ट्रेडर्स की काम की बात है। ये बताएं सिद्धार्थ, अगर आज बाजार में तेजी होनी है तो फिर वो कौन से स्टॉक्स हैं वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए जहां आपको लगता है कि एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, बड़ी तेजी बन सकती है, उन्हें खरीदा जाए, और अगर मंदी होनी है तो कोई एक या दो शेयर जहां पर मंदी करने के बेहतरीन मौके बन सकते हैं, ये बताएं। दो स्टैटिस्टिक्स बजट के बाद मार्केट पॉजिटिव रिटर्न्स नहीं देता है और किस तरह सीरीज के बाद पॉजिटिव रिटर्न्स रहते हैं, लेकिन लास्ट 8-9-10 ईयर्स में बारिंग 2008 मैंने नहीं देखा है कि कोई मार्केट पार्टिसिपेंट्स इतना नेगेटिव जा रहे बजट में। एंड द मोस्ट स्पोकन टॉक इज लाइक कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं आए। तो मुझे नहीं लगता है कि ये मार्केट में बहुत ज्यादा डाउनसाइड है, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस कुछ है ही नहीं, और मुझे नहीं लगता कि इतना बुरा बजट आने वाला है जिसकी वजह से मार्केट 5-10% यहाँ से गिर जाए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ लॉन्ग टर्म गेन कैपिटल टैक्स आता है या नहीं आता है। मेरे हिसाब से मार्केट को 6950 का बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है और आने वाले हफ्ते में मुझे लगता है कि ये मार्केट ऊपर ही जाएगा, तो इसलिए मैं शॉर्ट कॉल्स की चेष्टा नहीं कर रहा हूँ। एफआईएस ने फर्स्ट डे ऑफ मार्च सीरीज में भी लॉन्ग पोजीशंस बनाई है इंडेक्स फ्यूचर्स में, फरवरी सीरीज की भी जो लॉन्ग पोजीशंस बनाई थी इंडेक्स फ्यूचर्स की वो भी रोल ओवर हुई है। तो आई एम गोइंग विद पॉजिटिव माइंडसेट इन दिस बजट एंड अगेंस्ट दी कंसेंसस ऑफ हैविंग नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस बजट। उसको मद्देनजर रखते हुए अगर मैं देखूं तो कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है जिसके ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है, जैसे आपके संवाददाता भी बता रहे थे कि क्या क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड है। एएमसीज में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि म्यूचुअल फंड को कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं, जिसके चलते हुए रिलायंस कैपिटल में मैं लॉन्ग पोजिशंस बनाने की सलाह दूंगा। वहां पे हमने देखा है कि जनवरी और फरवरी में जो भी करेक्शन रिलायंस कैपिटल में आया था दैट वाज प्योरली बिकॉज ऑफ लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट पोजिशंस नहीं बनी थी। अब मुझे लग रहा है कि इसमें एक पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है। रिलायंस कैपिटल इज अ गुड बाय। चलिए, और इस बीच सिद्धार्थ आपको रोकना होगा यहाँ पर क्योंकि बाजार खुलते हुए दिख रहे हैं और इस वक्त मैं बता दूं आपको किस तरह की ओपनिंग होती हुई दिख रही है। बजट के दिन बाजार हैं हरे निशान के साथ शुरुआत करते हुए 75 अंकों पर आपको नजर आएगा सेंसेक्स और 17 अंकों की मजबूती निफ्टी में दिखेगी। तो दुनिया भर के बाजारों की कमजोरी और खासतौर से चीन के बाजारों की कमजोरी को नजरअंदाज करके भारतीय बाजारों ने दमदार मजबूत शुरुआत की है। कम उम्मीदें, लेकिन उसके बावजूद बजट से पहले हरे निशान में खुलते हुए दिखेंगे आपको बाजार इस वक्त। कौन से स्टॉक सेक्शन में बता दूं, कोल इंडिया 1.5% की मजबूती के साथ टॉप गेनर। 5 मार्च को बैठक होने वाली है इंटरिम डिविडेंड के लिए, उसका असर दिख रहा है। बैंक्स के लिए कुछ न कुछ पॉजिटिव जरूर होगा, खासतौर से सरकारी बैंक्स के लिए, और उसके चलते आप देख सकते हैं एसबीआई पीएनबी जैसे शेयर थोड़े हरे निशान में खुलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन तुरंत लाल निशान में फिसलते दिखेंगे आपको सेंसेक्स और निफ्टी। थोड़ा नुकसान, और इस नुकसान की वजह है आईटीसी का स्टॉक जो हर बजट से पहले और बजट के दिन कमजोरी का रुझान दिखाता है, तो वो है 1.25% नीचे। सिप्ला में 2% का नुकसान, बीपीसीएल 1.5% नीचे खुलता हुआ दिख रहा है। तो ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो एक्शन में है नीचे की तरफ। आइए वायदा कारोबार के स्टॉक्स बता दूं आपको कहां पर एक्शन है। जेट एयरवेज 2% के नुकसान के साथ टॉप लूजर है इस वक्त, और सिप्ला बीपीसीएल जैसे दिग्गजों में ऑयल एंड गैस स्पेस के शेयरों में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही है। लेकिन जेपी एसोसिएट जिन्होंने 16,500 करोड़ में करार किया है अपने मध्य प्रदेश के 2 प्लांट्स को बेचने का, अल्ट्राटेक सीमेंट को 4% की मजबूती के साथ ये स्टॉक खुलता हुआ दिख रहा है। और औरोबिंदो फार्मा के लिए बेहद पॉजिटिव खबर, इनकी एक ड्रग के लिए यूएस एफडीए की मंजूरी, स्टॉक खुला है 3% ऊपर। आईडीबीआई बैंक 2% मजबूत। जेएन इरिगेशन बजट से पहले मजबूत रहता है, वहां पर थोड़ी खरीदारी है। जी हाँ अनिल, यहाँ पर क्लियरली हम देख रहे हैं जो स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज है उसका पूरा फायदा मिलता हुआ दिखाई दिया है। कुछ और काउंटर्स जो मेरे रेडार पर हैं जहां पर हमने देखा शुरुआत जो है आज मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। एंटरटेनमेंट काउंटर्स किसी वजह से अच्छी खासी तेजी में दिखाई दे रहे हैं। एड लैब्स, आईनॉक्स, लीजर ये बढ़ते हुए दिखाई दे, करीब 2.5% का इजाफा देखने को मिल रहा है। और इंफ्रा कंपनियां भी रेडार पर हैं, क्योंकि जैसे सभी जानकार कह रहे हैं कि रोज पर एक बहुत बड़ा थ्रस्ट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी। आप देखेंगे एमईपी इंफ्रा एक छोटी कंपनी, इसमें 2.5% का इजाफा। जीवीके पावर एंड इंफ्रा में भी अच्छी खासी खरीदारी बनती हुई दिखाई दी है। एक और स्टॉक आपके रेडार पर लेकर आएंगे, वॉल्यूम्स कम रहते हैं लेकिन इस स्टॉक में एक बड़ा डेवलपमेंट आया है, शार्प इंडिया, क्योंकि इसकी जो पेरेंट है शार्प
उसको फॉक्सकॉन अक्वायर करने वाला है और उसका पूरा फायदा इस स्टॉक में मिलता हुआ करीब 47 रुपए 90 पैसे पर फिलहाल ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। 5.5% का इजाफा बनता हुआ दिखाई दिया है। शुरुआती ट्रेड में जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा हल्का जरूर दिखाई दे रहा है। मिड कैप बैंक्स आप देखिए, देना बैंक जैसा काउंटर है जहां पर अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दी है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में खरीदारी होती हुई 1-1.5% का इजाफा यहां पर, और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा थ्रस्ट है, जैसे हमारे सभी जानकार कह रहे थे और हमें अनुमान भी है कि होम लोन की एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, तो उसका पूरा फायदा लो कॉस्ट हाउसिंग पर जोर बनता हुआ दिखाई देगा। तो DHFL हो, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, ये सभी काउंटर्स है, GIC हाउसिंग जैसे काउंटर्स है जहां पर अच्छी खासी शुरुआत बनती हुई दिखाई दी है। तो ये कुछ काउंटर्स हैं जो टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स आज के सत्र में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हरकत ऑफकोर्स JP एसोसिएट्स में। इसके अलावा आप देखेंगे दीपक फर्टिलाइजर भी मेरे रेडार पर है जहां पर अच्छी तेजी बनती हुई 2.5% ऊपर। जैन इरिगेशन, फिनोलेक्स केबल्स, ये दूसरे काउंटर्स हैं जहां पर भी अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड बनता हुआ दिखाई जरूर दिया है। आनंद, तो बाजार एकदम टाइट रेंज में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। बजट से पहले 7000 का लेवल तोड़ा नहीं है, 7050 के पार निकले नहीं है। ABB ये एक स्टॉक है जिस पर रखिए नजर, यहां पर कुछ एक बड़ा ट्रेड होता दिख रहा है। 3.25 लाख शेयरों का कारोबार हुआ है। 0.13% स्टेक बदलती दिख रही है कंपनी की इस ट्रेड में 1023 रुपए के दाम पर। तो ये स्टॉक वॉल्यूम के लिहाज से एक्शन में, और एक और स्टॉक जो वॉल्यूम के लिहाज से एक्शन में आता हुआ दिख रहा है मेरी स्क्रीन पर इस वक्त, वो है कैस्ट्रॉल। कैस्ट्रॉल में आप देखिए लगभग 4 लाख शेयरों का कारोबार होता हुआ दिख रहा है। 3,88,000 शेयरों का एक बड़ा सौदा 369 रुपए के आसपास पे। तो ये दो स्टॉक है जो बड़ा वॉल्यूम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जहां पर एक्शन है उन स्टॉक्स पर एक बार राय ली जाए हमारे एक्सपर्ट से। औरोबिंदो फार्मा 4% की बेहतरीन मजबूती। सिद्धार्थ, वायदा कारोबार में दमदार एक्शन हमने देखा था शुक्रवार के सेशन में, सेकंड हाफ में बढ़त की शुरुआत हुई थी, आज फिर से मजबूती हुई है। कैसे ट्रेड करना चाहिए औरोबिंदो फार्मा को? काफी शॉर्ट पोजीशंस में बनी थी, लॉन्ग पोजीशंस पहले की अनवाइंडिंग भी हुई है। मुझे नहीं लगता कि ये बाउंस बैक ये स्टॉक को उसके जो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस अब जो क्रिएट हो गया है 675 680 के आसपास जो रेसिस्टेंस है उसके ऊपर नहीं लेके जाएगी, ऐसा अनुमान है। तो फ्रेश पोजिशनल लॉन्ग पोजिशन बनाने की सलाह मैं नहीं दूंगा इस काउंटर में। ओके, नई तेजी की पोजीशन ना ले, ये फिलहाल सिद्धार्थ कह रहे हैं। 645 पर फिलहाल वो काउंटर ट्रेड करता हुआ, लेकिन जो बड़ी डील हुई है अल्ट्राटेक और JP एसोसिएट्स के बीच, इस पर विनोद जी मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि हम देख रहे हैं स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी और JP एसोसिएट्स ने काफी लोगों का दिल जलाया है, बैंक बैलेंस भी जलाया है। अब क्या आप कहेंगे, ये डील के बाद पोजीशन स्विच कर लेनी चाहिए, जो भी यहाँ पर मुनाफा मिल रहा है एग्जिट कर लें? 7 रुपए पर है शेयर। पहले ये समझ लीजिए कि जो एसेट्स जिनसे बलबूते पे आप कमा रहे हैं, आप इस वक्त बेच के अपनी लोन्स को जरूर कम कर रहे हैं, लेकिन आगे अर्निंग कैपेबिलिटी भी घटा रहे हैं। तो ये स्टॉक सेल ऑन रैलीज है। किस लेवल पे बेचना चाहिए ये पता नहीं, पर इन्वेस्टमेंट तो नया नहीं करना चाहिए और इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख लें अभी जो भी चल रहा हो। इसका जो पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है वो ICICI बैंक में पॉजिटिव पड़ सकता है कि अगर ये पैसे लौटाए जा रहे हैं तो जिनका एक्सपोजर ज्यादा है वहां पे थोड़ा उनको राहत मिल सकती है। तो ये राय इन तमाम स्टॉक्स पर। लेकिन इस बीच आज का स्टार परफॉर्मर डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं, औरोबिंदो फार्मा है। 5% का बड़ा उछाल आता हुआ दिखा है, अब 650 पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो कमजोर स्टॉक्स हैं उसमें जेट एयरवेज 2% नीचे है, टाटा कम्युनिकेशन 2-2.5% नीचे है। कहीं ऐसा तो डर नहीं कि जिस तरह से क्रूड के दाम गिरे हैं, ETF के दाम गिरे हैं, उसको देखते हुए अजय बग्गा साहब आपसे राय लेना चाहता हूं, क्या सरकार कहीं कोई टैक्स लगाने का मन तो नहीं बना रही कि इतने सस्ते में अब इन्हें ETF मिल रहा है, ये एविएशन स्टॉक्स ढीले क्यों हो रहे हैं? देखिए, इकोनॉमिक सर्वे में जरूर अरविंद सुब्रमण्यम साहब ने बोला है कि जो 1 लाख करोड़ की सब्सिडी की उन्होंने बातचीत की है, उन्होंने कहा है कि ETF काफी कम कीमत पे उपलब्ध है एविएशन कंपनीज को। तो अगर आप उसको रीड करें, नॉर्मली हम क्या करते हैं अनिल जी के इकोनॉमिक सर्वे एक परफेक्ट वर्ल्ड का एग्जाम्पल होता है और बजट उससे बहुत डाइवर्जेंट होती है, तो हम ज्यादा उसको इम्पैक्ट नहीं देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे में पर्टिकुलर मेजर्स का। मोर स्ट्रैटेजिकली सरकार अगर सब कुछ अच्छा होता क्या करती, तो उतना मैं रीड नहीं करूंगा। बट हो सकता है कि एक तरह से आपके पास टैक्स इतना नहीं है, टैक्स रेवेन्यूज इतने नहीं है, तो एक आसान तरीका है कि आप एविएशन सेक्टर पे और कर बढ़ाएं, तो ये जरूर हो सकता है। इकोनॉमिक सर्वे में जरूर इसकी बात हुई है, तो अगर वो इकोनॉमिक सर्वे दर्शा रहा है तो हो सकता है
ये कर भी बढ़ाया जाए। ओके, तो शायद उसी की चिंता इस सेक्टर को खाती हुई दिखाई दे रही है। आज सुबह सवेरे हमने देखा वहां पर शुरुआत कमजोरी के साथ हुई है। आशीष सुमैया हमारे साथ बने हुए हैं, जो एमडी एंड सीईओ है मोतीलाल ओसवाल के। आशीष, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, अर्निंग्स को लेकर ज्यादा एक्सपेक्टेशन है नहीं, बजट एक बड़ा ट्रिगर है, लेकिन इस समय अगर आप भारत की इकोनॉमी देखें, अगर आपने एक सेक्टर में ओवर एक्सपोजर लेना है, वो कौन सा रहेगा? देखिए, सारे काफी चीजों को लेकर के अनसर्टेनिटी है, लेकिन एक चीज जो मोर और लेस कंसेंसस में आती है, रूरल इकोनॉमी पे स्पेंडिंग करना है, राइट। कई सारे स्टेट्स के इलेक्शंस हैं, पे कमीशन की अनाउंसमेंट जरूर होनी है। सो अगर आप अपना नजर कंजम्पशन को लेकर के बना के रखते हैं, व्हाइट गुड्स, अगर आप पिछले पास्ट हिस्ट्री देखते हैं, 1997 में 5th पे कमीशन आया, 2008-2009 में 6th पे कमीशन आया। एवरी टाइम अगर आप हिस्ट्री देखते हैं तो व्हाइट गुड्स, 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, इन सारी चीजों में बढ़ोतरी आती है इन टर्म्स ऑफ सेल्स नंबर्स आफ्टर दी पे कमीशन। सो अगर आपको सेफ भी खेलना है, प्लस एक जो श्योर शॉट जहां पे कुछ ना कुछ उम्मीदें हैं, देन आई वुड से एवरीथिंग रिलेटेड टू ऑटो एंड कंजम्पशन। कंजम्पशन से जुड़े स्टॉक्स आज नजर में रखें, और सबसे बड़ी नजर इस बात पर भी होगी 7वें पे कमीशन में कितना पैसा सरकार बांटने वाली है इस बजट में, उसका कितना प्रावधान, कितना प्रोविजन किया जाता है, उस पर भी नजर होगी। उससे तय होगा कि इन सेक्टर्स में कितनी रफ्तार बनती है, कितनी तेजी बनती है, कितना पैसा लोग खर्च करेंगे, ये एक बड़ा मुद्दा होगा। लेकिन इस बीच कुछ बेहतरीन स्टॉक्स जो एक्शन में दिख रहे हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिनमें उम्मीदें हमेशा बजट से आपको होती है कि हाउसिंग के लिए, और वैसे भी सरकार ने कहा है 2022 तक वो हर एक नागरिक को घर देना चाहते हैं। आज वायदा कारोबार में टॉप गेनर है दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, और हमारी एक एक्सक्लूसिव स्टोरी भी बता दें, जो होने की पूरी संभावना इस बजट में दिख रही है वो ये कि हाउसिंग फाइनेंस, होम लोन्स जो आप लेते हैं उस पर होम लोन्स की जो सीमा है छूट की, उसे बढ़ाई जा सकती है। हो सकता है वो 3 लाख तक हो जाए। अगर ऐसा होता तो इन तमाम हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए बेहद फायदे की बात हो सकती है। दीवान हाउसिंग 5% ऊपर है, और इसके अलावा बाकी सारे स्टॉक्स भी आप देखें तो मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। शर्मा साहब, इनमें कहीं कोई मौका दिखता है आपको खरीदारी करने का? देखिए, इस बजट के लिहाज से आप, ये तो एक्सपेक्टेशन है ही, और इंडस्ट्री अच्छा ही करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरी ये राय है कि बजट के पहले आप किसी भी प्रकार की पोजीशन न बनाएं, और क्योंकि हम बजट के जैसे ही समाप्त होगा हम वापस क्रूड ऑयल को देखने लग जाएंगे, येलन क्या करेगी इसको देखने लग जाएंगे, तो वो एक लंबी तेजी इसमें मार्केट में नहीं लाएंगी। ये जो बजट है ये एक वन ऑफ द इवेंट्स हो जाएगा जो अक्सर होता है। जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को फायदा मिलेगा, ये तो लॉन्ग टर्म स्टोरी होगी। तो अगर आज बाजार में डिप आता है, जब भी आए, क्या मौका नहीं होगा इन स्टॉक्स को लेने का? मैं वही कह रहा हूँ कि आप बजट के पहले कोशिश न करें। इसमें अगर डिप आता है तो बाकायदा कीजिए, पर अगर ये कैपिटल गेन्स को नहीं छुआ जाता है तो उसके बाद में आप सभी से फिर तो निफ्टी ले लीजिए, सब ऊपर जाएंगे। हाउसिंग सेक्टर डेफिनेटली औरों से बेटर करेगा, बिकॉज एनपीएस वहां पे उस हद तक नहीं जा सकते जो बैंकों में है। मानस, इसी पर मैं एक टेक चेक लेना चाहूंगी। जैसे अनिल भी कह रहे थे, जो टॉप ट्रेडेड स्टॉक है वो दीवान हाउसिंग का है। क्या वहां पर आपको लग रहा है इस समय प्री बजट एक ट्रेडर के लिए मौका है तेजी की पोजीशन लेने का, और किन लेवल्स पर फिर एग्जिट कर लेना चाहिए? देखिए, फ्राइडे के सेशन में दोनों ही जो स्टॉक हैं, डीएचएफएल और एलआईसी हाउसिंग, दोनों ने ही एक अच्छा पुल बैक दिखाया था। और अगर हम टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो डीएचएफएल में जहां वीकली चार्ट पे हैमर पैटर्न बना था, वैसे ही एलआईसी हाउसिंग में अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको आरएसआई में पॉजिटिव डाइवर्जन दिखेंगे। डीएचएफएल में उम्मीद ज्यादा की जा सकती है, क्योंकि जिस तरह का क्रैक हमने 240 के स्तर से देखा, तो मैं समझता हूं कि जब रिकवरी देखने को मिलेगी तो वो भी एक शार्प रिकवरी होगी। तो मैं तो समझता हूं कि बिल्कुल करंट लेवल्स पे एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए, जिसमें आपको 150 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि स्टॉक कम से कम 180 के लेवल्स को टेस्ट करेगा, जो कि 38.20% इंटरेस्ट में लेवल है, जो हमने क्रैक 240 से देखा था। ओके, लेकिन एक और स्टॉक जो काफी तेजी से ऊपर आ रहा है, और इनफैक्ट मैं सेक्टर की बात करूंगा, और ये सवाल आपके लिए होगा सिद्धार्थ। देखिए, इंडियाबुल्स रियल एस्टेट 5% ऊपर है, एचडीएल 1.5% ऊपर, यूनिटेक 1.5% ऊपर। तो रियल एस्टेट शेयर थोड़े मजबूत होते दिख रहे हैं। बजट से पहले उम्मीदें हमेशा रहती है कि इस सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ अच्छा होगा। खरीदारी करनी चाहिए या फिर सिर्फ शॉर्ट कवरिंग है? दूर रहे इन शेयरों से, क्या राय है आपकी? नहीं, दूर नहीं रहे। जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा और वो वेरी इमीडिएटली दिखेगा, लेकिन हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर जो पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा उसका रब ऑफ इफेक्ट डेफिनेटली रियल एस्टेट कंपनीज के ऊपर भी आएगा, लेकिन ओनली इन अफोर्डेबल
हाउसिंग सेगमेंट, इसलिए हम देख रहे हैं कि स्टॉक्स लाइक HDIL में ज्यादा रुझान रहेगा। HDIL एक कंसोलिडेशन रेंज में अराउंड 58 नीचे में और ऊपर में 61, मुझे लग रहा है कि इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट आ सकता है और ये स्टॉक 70 के लेवल तक जा सकता है। तो आई वुड सजेस्ट स्ट्रांगली टू ट्रेड विद पॉजिटिव बायर्स इन HDIL, और रियल एस्टेट कंपनीज के ऊपर भी कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट आ सकते हैं, जिसके चलते हुए अदर स्टॉक्स कैन ऑल्सो डू वेल, बट मेरा प्राइम फोकस HDIL पे रहेगा। ओके, HDIL यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रह सकती है, लेकिन एक बार फिर एविएशन कंपनी आपके लिए हाजिर करेंगे, खासतौर से जेट एयरवेज, क्योंकि ये काउंटर है जिसमें दबाव खुलते ही देखने को मिला था और अब भी आप देखेंगे जेट एयरवेज की हालत अच्छी नहीं है। ये काउंटर नुकसान के साथ ट्रेड करता हुआ स्पाइस जेट आपके सामने आया, करीब 2% की गिरावट दिखा रहा है, और जेट एयरवेज में 3% का नुकसान आ चुका है। ऑफकोर्स वायदे बाजार में आने के बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं शायद आगे और भी प्रेशर आ सकता है अगर मूड और बिगड़े। क्या मूड बिगड़ेगा, क्या और गिरावट आएगी, क्या इस समय बिकवाली करनी चाहिए मानस? देखिए, मैं नहीं समझता जेट एयरवेज में अब बिकवाली करनी चाहिए। 700 करीब 796 के हाईज बने थे। ये जरूर है कि उसके बाद लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम देखने को मिले, बट मैं समझता कि करेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मैं अगर आपको खरीदना नहीं भी है तो इंतजार करें तो बेहतर रहेगा। अगर स्टॉक एक बार 510 के ऊपर निकले तो वहां पर आप कंफर्टेबली एक डिसेंट बाउंस बैक के लिए खरीदारी कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे मैं शॉर्ट करने की सलाह जेट एयरवेज में नहीं देता हूं। ओके, तो फिलहाल इंतजार करें, ये राय है इन स्टॉक्स पर मानस की तरफ से। लेकिन इस बीच हमारे साथ कुछ और नए मेहमान कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। पहले शुरुआत करें IIFL की टेक्निकल एक्सपर्ट अनुज जैन हमारे साथ है इस वक्त। अनु, स्वागत है आपका। ये बताएं कि बजट के दिन वो कौन से लेवल्स अहम हैं आपकी नजर में निफ्टी पर, जिनके बेसिस पर आप डायरेक्शन तय करेंगी बाजार का, ऊपर या नीचे की तरफ? देखिए, नीचे की तरफ 6920 से 6950 के जो लेवल्स हैं वो क्रूशियल हैं, बिकॉज उन्होंने सपोर्ट दिया है। अगर उसके नीचे मार्केट जाता है तो एक रुझान नीचे की तरफ हो जाता है। वीव सीन की मार्केट जनरली बजट के दिन ऊपर नीचे 100-150 पॉइंट काफी फटाफट करता है। तो मैं क्लोजिंग बेसिस की बात कर रही हूँ कि अगर हम बंद होते समय 6950 6920 के बीच का लेवल जो है उसके आसपास है तो डेफिनेटली पोजीशंस छोड़ के जाने की इट इज लाइकली, बिकॉज आप फिर 6850 6720 तक अगले 10-15 दिन में आप वो लेवल्स देख सकते हैं। जहां तक कि ऊपर के लेवल्स की बात है, आप 7100 का जो लेवल है वो आपका एक पहला रेजिस्टेंस है। अगर वो क्रॉस किया, हम आज के दिन ये उम्मीद नहीं लगा रहे हैं कि किस चीज पे मार्केट रिएक्ट करेगा, बट जो रिएक्शन आएगा हम उसके ऊपर उम्मीद लगा रहे हैं कि अगर 71 क्रॉस करता है तो बेसिकली आप 7220 के रेजिस्टेंस के लिए यू कैन बी पॉजिटिवली बायस्ड। तो बीइंग न्यूट्रल, वॉचिंग द मार्केट एंड टेकिंग अ डिसीजन ओनली पोस्ट 230 इज व्हाट वी आर रेकमेंडिंग। वो लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। और हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के दो और मेहमान जुड़ते हुए ताहिर बादशाह जो हेड ऑफ इक्विटी हैं, और साथ ही साथ गौतम सिन्हा रॉय। आप दोनों का ही स्वागत है। ताहिर, कंसिडरिंग जब भी आपसे बात हुई आपने कहा है कि लॉन्ग टर्म स्टोरी काफी अच्छी है, लेकिन ये बाजार ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट टर्म हो रहा है, तो इस समय एलोकेशन के लिहाज से आपको लग रहा है आज के बाद क्या मूड बदलने वाला है, या फिर जितना कॉशियस रहेगा निवेशक उतना अच्छा है? क्या रिटेल निवेशकों को आप एंटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर यू आर लीविंग देम वेयर दे आर? आई थिंक कंटिन्यूस एफर्ट वही है कि जो बाजार में जो डिक्लाइंस देखने को मिल रहे हैं, और पर्टिकुलरली शार्प डिक्लाइंस जो देखने को मिल रहे हैं, वो एक अपॉर्चुनिटी के रूप में प्रस्तुत हो रहे हैं लोगों के सामने। और पर्टिकुलरली अगेन, जैसे मैंने पहले भी कहा और आपने भी दोहराया कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ट्रेजेक्टरी है वो क्लियरली बेनिफिशियल है। हालांकि हम बहुत सारे शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स के साथ ही साथ जूझ रहे हैं, सो वी हैव टू ओवरकम दोज प्रॉब्लम्स। आज का बजट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव विल रिमेन इम्पोर्टेंट। बहुत सारे क्यूज इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दिस बजट पॉइंट ऑफ व्यू। ग्रोथ मेंटेन करना है, साथ में फिस्कल कंसोलिडेशन पर भी ध्यान देना, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बैंक्स का जो रिकैपिटलाइजेशन है, दैट विल बी द बिगेस्ट इंपॉर्टेंट इशू विच टू माय माइंड विल बी क्रूशियल इन दिस बजट। तो ये सब जो मुद्दे हैं, साथ ही साथ हम ग्लोबल काफ़ी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, सो आई थिंक ऑल दीज विल मैटर। लेकिन हालांकि ये जो वॉलेटिलिटी है, अगर हम कंपनीज पे फोकस रहे, कंपनीज की अर्निंग्स पे फोकस रहे,
फ्रॉम द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स पर्सपेक्टिव, तो क्लियरली एक हमारे इन्वेस्टर्स के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी बनती जा रही है मार्केट में। आपने क्योंकि बैंक रिकैपिटलाइजेशन की बात की कि वो ऑफ कोर्स उम्मीद यही है कि पीएसयू बैंक्स में नई जान डालेगा, तो एज अ फंड मैनेजर जब आप अपने पूरे पोर्टफोलियो को देखते हैं, क्या यहाँ पर एलोकेशंस काफी कॉन्शियसली बढ़ते हुए दिखाई देंगे? सो डिपेंड ऑन द आउटकम। क्लियरली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिकैपिटलाइजेशन की, लेकिन फाइनेंसेस से ज़्यादा और भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स है टू बी सपोर्टेड जो आज के बजट में शायद न प्रस्तुत हो, सच एज द कंटिन्यूटी ऑफ द मैनेजमेंट और रिस्क फ्रेमवर्क जो आज के बाद आगे जाके जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में इम्प्लीमेंट करना है, दैट विल ऑल्सो भी इम्पॉर्टेंट। और उसके रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स होंगे वो अगर बजट में स्पेसिफाई होते हैं या आउटसाइड ऑफ बजट स्पेसिफाई होते हैं तो वो दैट विल ऑल्सो काउंट अ लॉट। सो आई थिंक इट विल बी इम्पोर्टेंट। हालांकि बहुत ही बीटन डाउन सेक्टर हो गया है पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन पर्टिकुलर, तो क्लियरली एक अपॉर्चुनिटी अगर इन चीज़ों पर अगर अच्छी तरह ध्यान दिया जाता है तो क्लियरली एक अपॉर्चुनिटी इमर्ज हो सकती है। गौतम, ये बताएं कि आप बजट के लिहाज से अपने पोर्टफोलियो को किस तरह से रीबैलेंस करेंगे? कौन से सेक्टर्स हैं जो आपको लगता है कि वहां पर खरीदारी के मौके बनेंगे? कौन से सेक्टर्स में अंडरवेट रहना चाहिए? अभी तो बजट के लिए हमने अपने पोर्टफोलियोज में कुछ खास चेंजेस किए नहीं है, क्योंकि वी आर वेटिंग फॉर द बजट टू कम आउट एंड हाउ इट शेप्स अप। हमारा ऐसा अनुमान है कि गिवन रूरल इकोनॉमी थोड़ी ट्रबल में रही है 2 साल से मानसून के कारण, तो वहां पर हो सकता है कि कुछ स्टेप्स लिए जाएं टू रिवैम्प द ग्रोथ इन द रूरल इकोनॉमी। अगर ऐसा होता है तो दैट विल बी वन सेगमेंट विच विल बी इंटरेस्टिंग। हमारे पोर्टफोलियो में शायद कुछ ज़्यादा एक्सपोजर भी नहीं है रूरल इकोनॉमी में, थोड़ा बहुत है। अगर उसमें हमने ऐसा कुछ देखा कि रूरल इकोनॉमी के प्रति बजट काफ़ी फेवरेबल है तो हम ज़रूर कंसिडर करेंगे कुछ और एलोकेशंस के लिए उस साइड में। बिल्कुल, लेकिन इस बीच इंफ्रास्ट्रक्चर को बजट से क्या उम्मीदें हैं, इस पर हमारी सहयोगी प्रियंका संभव ने बातचीत की फीडबैक इंफ्रा के चेयरमैन विनायक चटर्जी से। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की क्या उम्मीदें हैं, बात करते हैं विनायक चैटर्जी, चेयरमैन फीडबैक इंफ्रा से। विनायक जी बताइए, आप क्या उम्मीद रखते हैं, क्योंकि पिछला बजट जो था उसे कहा गया कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बजट था, पूरी तरह से फोकस वहां था। इस बार आपको लग रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पर वैसा ही फोकस नजर आएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर में तो फोकस जरूर इस बार एम्फेसिस होगा, क्योंकि हम जो सुन रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि ये फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ 0.2% फिस्कल डेफिसिट का स्पेस अपने के लिए मतलब खोल सकते हैं, लिटिल एक्स्ट्रा फिस्कल डेफिसिट स्पेस, और वो जो स्पेस मिले इट इज लार्जली गोइंग टू बी गोइंग इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमारी उम्मीद है इस बार कि ज्यादा से ज्यादा ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा। रूरल में इरिगेशन, रिवर लिंकिंग, वाटरशेड मैनेजमेंट, रूरल रोड्स, रूरल इलेक्ट्रिसिटी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में एम्फेसिस तो रहेगा ही रहेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी रूरल के ऊपर हमारी उम्मीद है कि ज्यादा एम्फेसिस रहेगा। रूरल इंफ्रा पर जोर दिया जाएगा, यहाँ पर इरिगेशन पर जोर दिया जाएगा, एंड ऑफ कोर्स रोड्स एक और एरिया है जहाँ पर ज्यादा इम्पेटस आएगा, ज्यादा निवेश आता हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट इंफ्रा काउंटर्स ही आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। एमबीएल इंफ्रा जो करीब 3% ऊपर है। दूसरी छोटी कंपनियों में आप देखेंगे आईआरबी इंफ्रा, आईएलएफएस इंजीनियरिंग, ये दूसरे स्टॉक्स है जहां पर भी धीरे धीरे करके खरीदारी होती हुई साफ दिखाई दे रही है। मानस, अगर किसी ने ट्रेड लेना है, इनमें से कोई आपको पसंद है इंफ्रा कंपनी? देखिए, मैं समझता हूँ कि ट्रेडिंग के लिहाज से अगर आईआरबी इंफ्रा को देखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर एक बार स्टॉक 218 के ऊपर निकलता है तो एक डिसेंट बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, और उसके इसमें 235 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो नजर आपको आईआरबी इंफ्रा पर रखनी है, और 218 के लेवल्स ब्रेक हो तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन 212 के स्टॉप लॉस के साथ बनानी है। ओके, आईआरबी इंफ्रा एकमात्र स्टॉक है जो लिक्विड है इंफ्रा स्पेस से वायदा कारोबार में, और अगर आप ट्रेड करना ही चाहें तो वो एक मौका बन सकता है ट्रेडिंग के लिहाज से। इस बीच बता दूं आपको कि बाजार बेहद दम सादे इंतजार कर रहे हैं बजट का, कोई खास मूवमेंट है नहीं। अगर मूवमेंट है किसी में तो वो है सिर्फ बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी 0.5% मजबूत है 70 अंकों के उछाल के साथ। और उसकी वजह क्योंकि बैंक्स के लिए इतना कुछ खराब हो चुका है, अब इससे खराब क्या होगा ये बजट में लोग मानकर चल रहे हैं। क्या ये सही है मानना, या फिर बैंक्स के लिए अभी भी खतरे हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। निर्मल बंग सिक्योरिटीज के सीईओ इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज राहुल अरोड़ा हमारे साथ इस वक्त हैं। राहुल, स्वागत है आपका। क्या होगा बैंक्स के लिए इस बजट में?
आई थिंक काफी चर्चा ऑलरेडी हो चुकी होगी अनिल जी मेरे आने से पहले, बट आई थिंक इट्स वन ऑफ द हाईलाइट्स कि कितना कैपिटलाइज करें बैंक्स को, पर उससे ज्यादा जरूरी होगा कि फंड्स कहां से रेस करें। कितना चाहिए आपको? 30,000, 40,000? आई थिंक हमारे एनालिस्ट का कॉल है कम से कम 30,000 करोड़ होना चाहिए। जहां पे मीडिया में बात हुई है 25,000 करोड़ के आसपास की हुई है, बट जिस तरह से प्रोविजनिंग की बात हो रही है, हम 2-3 दिन पहले ही SBI के MD से मिले थे, उन्होंने कहा था कि Q1 FY17 तक भी पेन आएगा, तो उस हिसाब से अगर अनिल जी प्रोविजन ज्यादा इंक्रीज होते गए तो आई थिंक 25-30,000 करोड़ विल आल्सो बी ऑन द लोअर साइड। 30,000 करोड़ से ज्यादा का अगर रिकैपिटलाइजेशन आता है, पहला फिगर तो यही आएगा, वो कहां से लाएंगे क्या लाएंगे ये तो बाद में पता चलेगा। अगर ये जैसे ही वित्त मंत्री बोल देते हैं मैं 40,000 करोड़ दूंगा बैंक्स के रिकैपिटलाइजेशन के लिए, तो वो कौन से 2 बड़े बैंक और 2 छोटे बैंक है जो आप खरीदेंगे? बैंक ऑफ बड़ौदा टॉप ऑफ द पिक होगा अनिल जी, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और छोटों में ज्यादा हमारी एक्टिव कवरेज नहीं है तो मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन आई थिंक अगर वो बता दें तो ये 2 में एक्चुअली बैंक निफ्टी पूरे में रैली आ सकती है PSUs में, बट इफ आई टू सजेस्ट 2 इन पब्लिक सेक्टर बैंक, तो हमारा टॉप 2 होगा बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके अनूप, बैंक निफ्टी पर मैं आपसे समझना चाहूंगी, इस तरह के एनवायरनमेंट में फिर कितनी तेजी के लिए तैयार होना चाहिए? आप कितनी ऑप्टिमिस्टिकली ट्रेड करना चाहेंगी इस इंडेक्स में? देखिए, जो 200 वीक मूविंग एवरेज है बैंक निफ्टी का, वो करीब 14,030 का है, एंड वो अभी एक रेजिस्टेंस का लेवल ऐड करेगा। अगर वो क्रॉस करता है तो 14,100 से 14,200 के बीच में उसको बहुत रेजिस्टेंस मिलने वाला है। तो अगर उसमें कोई बाय कॉल आता है वो तभी आता है जब आप वो लेवल क्रॉस कर सकते हो। अभी ये 300 से 400 पॉइंट आपको एक मूवमेंट दिख सकता है, जिसमें से आप आधा टका अभी एक पॉजिटिव बायस देख रहे हो। तो जिस तरीके से रिएक्शन आएगा उसमें 14,200 पे सेल ऑफ ना हो वो देखना पड़ेगा, उसके बाद ही एक पॉजिटिव बायस रहता है। और 13,600 के आसपास आपका एक सपोर्ट लेवल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से अगर वो निकल जाएगा तो 13,200, 13,300 तक आप लेवल देख सकते हो। गिवन कि आज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि कितना रिकैपिटलाइजेशन की फिगर आएगी, तो ये वोलेटिलिटी में आप ये दोनों लेवल्स इंट्राडे छूते हुए देख सकते हैं। बट आई थिंक 13,200 के आसपास गिवन कि इतना कुछ करेक्शन हो चुका है, देयर वुड बी सम काइंड ऑफ बाइंग व्हिच वुड इमर्ज। बिल्कुल, इससे ज्यादा बुरा क्या होगा यही सोचकर लोग बैंक्स खरीद रहे हैं। बैंक्स के लिए 25,000 करोड़ से कम का फिगर तो आने वाला है नहीं, उससे बढ़िया जो भी आया वो बाजार को पसंद आएगा। SBI को देखिए 2.5% की मजबूती के साथ टॉप गेनर है इस वक्त निफ्टी पर, और साथ ही टाटा स्टील। इस स्टॉक पर राय लेना चाहता हूं आपसे। राहुल, ये बताएं कि क्या जो लोगों को उम्मीद है स्टील, मेटल्स, माइनिंग सेक्टर जो पिटे हुए हैं पूरे ग्लोबल माहौल की वजह से, यहां पर कुछ बड़ा पॉजिटिव आने की उम्मीद की जा सकती है बजट में? थोड़े स्टेप्स ऑलरेडी ले जा चुके हैं एनर्जी। आई थिंक अगर आप स्टील सेक्टर वगैरह में देखें, पावर सेक्टर में जो उदय स्कीम की बात हो रही है और जो पावर सेक्टर में मिनिस्टर इटसेल्फ बात किए जा रहे हैं, बट आई थिंक एक तरह से एनर्जी ये बैंक सेक्टर बैंकिंग को भी लिंक्ड है। तो आई थिंक अगर आप सिर्फ एक तरीके से बैंक रिकैपिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, द फाइनेंस मिनिस्टर विल बी वेरी केयरफुल टू नोट कि अगर यहाँ इन 3 सेक्टरों में उन्होंने कुछ कर दिया, मेटल्स को छोड़ दिया एनर्जी क्योंकि वो आपके कंट्रोल में है नहीं, वो ग्लोबली है, लेकिन अगर आप पावर और स्टील को इंटरनली कोई फिलिप देते हैं तो इन अ स्ट्रेंज वे यू आर ऑल्सो हेल्पिंग द बैंक। सो आई थिंक काफी ज्यादा संभावना है, लेकिन अगर एज अ हाउस पूछेंगे आप हमें, तो हम कहेंगे कि मेटल सेक्टर से फिलहाल तो काफी दूरी रहना चाहिए। मेटल से दूर रहने की सलाह फिलहाल यहाँ पर दी जा रही है। आप देख सकते हैं ये जो सारी बस्ते और सॉर्ट्स दिखाई दे रहे हैं बजट की कॉपियां हैं जो आगे बांटी जाएंगी, और आप देखेंगे कुछ ही देर में वो बजट का ऐलान होगा। सीधा 11 बजे वित्त मंत्री शुरू करेंगे बजट भाषण अपना। ये बजट की कॉपीज जो हैं हरे निशान के हरे कलर में दिख रही हैं मुझे। अजय सर, क्या कुछ इससे संकेत लेने की कोशिश की जाए? देखिए, बहुत अच्छा संकेत है। हम क्या करें, वी आर क्लचिंग एट स्ट्रॉज। इतनी मंदी के बाद जो भी हो अच्छा है कि चलो लाल कलर की बोरियां नहीं है, हरे कलर का निशान है, तो हरा रंग कहीं भी दिखे कहीं तो स्वागत है, इसका स्वागत। बिल्कुल, लेकिन ताहिर आपसे राय लेना चाहता हूं, क्या वाकई में 25-30 हजार करोड़ के ऊपर का जो भी फिगर आए वो बाजार का, बैंकिंग सेक्टर का मूड सुधार सकता है बैंक के रिकैपिटलाइजेशन के लिहाज से? बिल्कुल, आई थिंक इट विल बी अ गुड स्टार्ट, और इट विल नॉट बी सफिशिएंट मेरे हिसाब से, लेकिन अगर ये रिकैपिटलाइजेशन प्लान इज चॉप्ड आउट ओवर द नेक्स्ट 2 years और उसमें से एक ट्रांच ऑफ 30-40,000 करोड़ कम्स इन दिस ईयर,
कैसे फाइनेंस होता है बजट के अंदर, वी हैव टू इवेंचुअली सी, लेकिन दैट विल बी समथिंग बहुत ही ज़्यादा हार्टनिंग होगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ओवरऑल मार्केट, क्योंकि ये क्या है कि आपने जो बैंकिंग सेक्टर का जो रिवैम्प का जो ऑपरेशन है वो आपने शुरू करवा दिया है थ्रू द डिस्क्लोजर ऑफ NPAs फ्रॉम द बैंक्स। अब नेक्स्ट स्टेज यही बनता है कि उसके लिए जो रिकैपिटलाइजेशन की ज़रूरत है उसके बारे में भी प्लान जो है वो ठीक से आउटलाइन किया जाए। तो उसके लिए जो भी इम्पोर्टेंट इंडिकेशंस है वो अगर इस बजट से हासिल हो सकते हैं तो आई थिंक इट विल बी टेकन वेरी फेवरेबली बाय द मार्केट इन माय व्यू। एक और बात जो हम पहले कह रहे थे कि आज रुपये पर भी फोकस रखना चाहिए गौतम, उस लिहाज से जो इमीडिएट इम्पैक्ट रहता है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी पर रहता है, चाहे आप टेक्नोलॉजी कहें या फिर फार्मा कहें, और जिस तरह का एनवायरनमेंट ग्लोबली है डॉलर को लेकर, क्या यहाँ पर आपको लग रहा है एक्सपोजर आप लोगों का रहेगा और कितना रहेगा? हमारा एक्सपोजर टू एक्सपोर्टिंग सेक्टर सर्विसेज एक्सपोर्ट और फार्मा एक्सपोर्ट्स में ही ज़्यादातर रहता है, क्योंकि आप अगर देखें स्ट्रक्चरली ये दो सेक्टर हैं जो काफ़ी हद तक हर टाइम अच्छा करते हैं, दे आर क्वाइट सेक्युलर इन दैट नेचर। सो इनसे बजट से भी ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता, और जैसा आपने बोला रुपी डिप्रिसिएशन जो कि पिछले 5 साल 6 साल से कंस्टेंट रहा है, उनका काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ता है इनके अर्निंग्स पे। सो ये दो सेक्टर हैं जहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी की कंपनीज भी मिलती हैं। सो ये सेक्टर्स में हमारा पोजीशंस काफ़ी अच्छा रहता है हमेशा, सो वो हम बरकरार रखेंगे आगे चलते हुए। इस बीच क्रूड की मजबूती और रुपए की कमजोरी थोड़ा सा प्रेशर बनाती हुई दिख रही है, लेकिन उससे पहले बता दें आपको जो तस्वीरें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री पहुंच चुके हैं संसद अपने बजट को लेकर, और अब से कुछ देर बाद ठीक 1.25 घंटे बाद 11 बजे वित्त मंत्री अरुण जेटली पेश करेंगे अपना बजट संसद में। और ये ताजा तस्वीरें इसी वक्त की है जो संसद परिसर में यहाँ पर प्रवेश करते हुए दिख रहे हैं वित्त मंत्री, और उनके साथ वित्त राज्य मंत्री हैं जो बजट की पूरी तैयारियों के साथ पहुंच चुके हैं संसद, और जिसका इंतजार आपको, हमको, पूरे देश को है कि बजट में क्या कुछ होगा। इसका पूरा सही, सटीक और रियल टाइम विश्लेषण आप देख सकते हैं CNBC आवाज पर, जहां एक और बजट के तमाम प्रोविजंस का विश्लेषण किया जाएगा, बारीकी से समझाया जाएगा। वहीं आपके लिए तुरंत ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के जो भी मौके हैं वो भी हमारे एक्सपर्ट साफ तौर पर आपको बताते हुए दिखेंगे। हर वक्त आप बजट पर देख सकते हैं CNBC आवाज पर ये खास कवरेज। लेकिन जिस सेक्टर पर मैं फोकस कर रहा था वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का। यहाँ पर अजय जी आपसे राय लेना चाहता हूँ, क्या माहौल फिर से खराब होता हुआ दिख रहा है? क्रूड इतना गिरा है, उसका अब कोई बड़ा बेनिफिट तो हो नहीं रहा, लेकिन क्रूड जिस तरह से बढ़ रहा है, रुपया जिस तरह से कमजोर होता दिख रहा है, इन शेयरों पर फिर से पिटाई हो रही है। खरीदना चाहिए या दूर रहे? अभी दूर रहिए, क्योंकि जो एक एस्टिमेट है कि कस्टम ड्यूटी फिर से लाई जाएगी, उसका इम्पैक्ट आएगा बॉटम लाइन पे स्ट्रेट, उसके चलते ये स्टॉक्स गिर रहे हैं। अगर कस्टम ड्यूटी नहीं आती है ये उछलेंगे, अगर कस्टम ड्यूटी आती है तो थोड़ा और गिरने की संभावना है, तो अभी दूर रहना ही बेटर है ऑयल मार्केटिंग कंपनी से। ओके, OMC से दूर रहने की सलाह वो बेस्ट रहेगी। और आज देखिए वहां पर भी BPCL जैसे काउंटर्स कुछ दबाव में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मयूरेश जोशी हमारे साथ जुड़ गए एंजल ब्रोकिंग के। मयूरेश, आज सुबह का आपका क्या टॉप ट्रेड रहा है? आपने अपने क्लाइंट्स को प्री बजट क्या दिलवाया है? मॉर्निंग हर्षिता जी, आई थिंक क्लियरली वेट एंड वॉच करना चाहिए बजट के लिए, लेकिन जो हम थीम्स प्ले कर रहे हैं और जो गवर्नमेंट प्रॉब्ली एम्फेसाइज कर रही है, स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेंडिंग ऑन रूरल डेवलपमेंट, मुझे लगता है आई थिंक ये थीम्स पे आई थिंक अगर इन्वेस्टर्स एक नजर रखें तो आई थिंक काफी अच्छा हो सकता है। मुझे लगता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी स्पेसिफिकली आई थिंक रडार पे रहेंगी। काफी EPC कंपनीज, क्योंकि जैसे एलोकेशन रोड और हाईवेज की तरफ पिछले बजट में हुआ था 33,000 करोड़ के आसपास, हमारी यही उम्मीद है कि 30% बजटरी एलोकेशन बढ़ सकता है ये बजट में क्लोज टू 42,800 ऑड करोड़, जिसकी वजह से काफी EPC और कंपनी जो रोड्स एंड हाईवेज को केटर करती है इसको बेनिफिट होगा। एक इंक्रीज एलोकेशन हो सकता है टुवर्ड्स स्मार्ट सिटीज एंड अर्बन डेवलपमेंट, तो कंपनीज लाइक NBCC, L&T आई थिंक दे कैन ऑल्सो बेनिफिट, एंड L&T ऑल्सो कैन बेनिफिट जो 3 फ्रेट कॉरिडोर्स अनाउंस किए थे वहां से। मुझे लगता है एक रूरल डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग की जो हम बात कर रहे हैं, एक थ्रस्ट वहां पे अगर डालती है गवर्नमेंट, हमें लगता है एक 10% बजटरी एलोकेशन increase close to 75,000 odd crores for rural schemes to incentivize those. I think एक बहुत बड़ा boost दे सकता है काफी। Budget presentation, that's all. Okay, sir. Sir, yesterday PM have also said that today is a test for him. 125 crore people. Yes, it's a test for the entire country. We must all prepare well and see that the economy is pushed forward, and all of us should combinedly
fulfill our responsibilities. This is the PM's appeal to states and also to other wings of different ministries. We will all be doing it collectively. संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू बजट से पहले अपनी प्रतिक्रिया देते हुए, लेकिन बजट से पहले जो प्रतिक्रिया दी जाती है एक शेयर की तरफ से वो सबको पता है, वो है आईटीसी। राहुल, क्या बजट के बाद भी गिरेगा या अब इन लेवल्स पर आ गया कि बजट में कुछ भी आ जाए इसे खरीदना ही चाहिए बजट के लिए? देखिए आनंद जी, ये अनसर्टेनिटी रहती है, लेकिन आई हैव ऑलवेज बीन अ लॉन्ग टर्म बुल ऑन आईटीसी। आई नो द एक्साइज ड्यूटी हाइक्स आते हैं, लोग बोलते हैं कि ट्रेड डाउन वगैरह होंगे, बट आई थिंक द फ्रेंचाइज इज सो स्ट्रांग। और वो अगर आप उनके नॉन सिगरेट बिजनेस को देखें, वो दे आर ट्राइंग टू रैंप दैट अप। आई थिंक उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है, जो एडबिटा कंट्रीब्यूशन जो सिगरेट्स की है, वो ऑब्वियसली कई सालों तक डोमिनेंट रहेगी। लेकिन आई थिंक दैट I have remained a bull on ITC. Every dip I would look to buy it. I think pricing power है। लीवर और ITC में से एक लेना हो तो ये प्राइस पे अनिल जी, अगर आपका थोड़ा लॉन्गर टर्म होराइजन है तो मैं आईटीसी को प्रेफर करूंगा। 2-3 साल का अगर आप व्यू लेके चलें तो मैं आईटीसी को डेफिनेटली प्रेफर करूंगा। एफएमसीजी पे एज अ होल आई एम अ बुल, बट इफ यू आर आस्किंग स्पेसिफिकली बिटवीन दीज टू, आईटीसी पे मेरा ज्यादा टिल्ट होगा। नॉर्मली जब हम ये रूरल थ्रस्ट की बात करते हैं, एक स्टॉक आंख बंद करके जो लोग लेना शुरू करते हैं वो है जैन इरिगेशन, और इसमें हमने देखा पिछले 2 हफ्तों में काफी एक्शन आया। राहुल, क्या अब भी आज प्री बजट ये बाय है? हर्षदा जी, इसको हम ट्रैक नहीं करते, लेकिन अगर आप रूरल को ही देखना चाहते हैं और आप पेनिट्रेशन को ही खेलना चाहते हैं तो 2 ऐसे नाम हैं जो हम स्ट्रक्चरली बुलिश रहे हैं। एक कोलगेट है, दूसरा पीएनजी है। तो जेन इरिगेशन पे कवरेज नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि कोलगेट 800-850 के बीच में इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट थीम। पीएनजी ऑलमोस्ट 72-7300 से काफी करेक्ट होकर आया है। तो आई थिंक दोज आर 2 स्ट्रक्चरल थीम्स टू प्ले, बट अनफॉर्चुनेटली जेन इरिगेशन पे हमारा कवरेज नहीं है तो नहीं बात कर पाएंगे। 3 टू-व्हीलर स्टॉक्स रखना चाहता हूं और अजय आपसे मैं राय लूंगा इस पर कि क्या हो क्या रहा है, क्यों गिर रहे हैं? बजाज ऑटो 2% नीचे है, हीरो मोटोकॉर्प 2% नीचे, 1.5% नीचे, टीवीएस मोटर से 2% एक्चुअली। अब क्या ऐसा क्या होने वाला है बजट में इनके लिए? ये पिछले हफ्ते भी काफी टू व्हीलर स्टॉक्स गिर रहे थे और ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है, क्योंकि हमें लग रहा है रूरल में अगर सरकार और लाती है स्टिमुलस मेजर्स, तो स्पेशली मोटरसाइकिल अगर आप देखें तो 3/4 मोटरसाइकिल रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में बिकते हैं। तो हमारा तो कॉल है टू व्हीलर्स खरीदने का। अभी ये टूट क्यों रहे हैं कहना मुश्किल है। क्या ये कुछ और कारण है, कुछ मार्केट को पता है। पिछले हफ्ते भी काफी हमने देखा मंदी का दौर टू व्हीलर्स में, बट ये एक सेक्टर है सीमेंट के साथ जो हमारे थोड़े कॉन्ट्रा कॉल्स है कि 6 महीने में हमें लगता है टर्न अराउंड आते टू व्हीलर्स और सीमेंट में। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात हो सकती है कि अगर 7th पे कमीशन के लिए इस बार सरकार थोड़ा पैसा कम दे कि हम आगे चल के देंगे, तो जाहिर सी बात है कि लोगों के हाथ में पैसा कम आएगा, कम खर्चा करेंगे, तो इस तरह की कोई सिचुएशन बन सकती है। मैं आपसे राय लेना चाहता हूं ताहिर इस पर। हो सकता है, आई मीन कौन किस लेवल पे वो बजट को रीबैलेंस करना चाहेंगे, या तो will they take a cut in OROP and in case of 7 CPC, या will they try to save in some area, other area, वो देखना जरूरी है। लेकिन मुझे लगता है कि जो रूरल की परिस्थिति है और कंज्यूमर की जो ओवरऑल सेंटिमेंट है उसको लेके शायद इस लेवल पे एज ऑफ नाउ जो 7th पे कमीशन का रिकमेंडेशन है उसको बहुत ज्यादा डिले करना या पोस्टपोन करना या डिफर करना शायद अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि यही एक सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी है जो रीजनेबली स्ट्रांग रही है और उसको और भी ज्यादा सपोर्ट देना अच्छा रहेगा। तो मुझे लगता है कि एट सम लेवल विदाउट बीइंग वेरी पॉपुलिस्ट, अगर बजट रूरल एरियाज को सपोर्ट करता है, रूरल इनकम्स को सपोर्ट करता है या सेमी अर्बन इनकम्स को सपोर्ट करता है, तो मुझे लगता है ये एक अच्छा पॉजिटिव होगा बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी जरूर रहेगी, लेकिन आज हम देख रहे हैं मूड थोड़ा सा फीका पड़ता हुआ, इनकी रफ्तार थोड़ी सी ढीली है। हालांकि आप देखेंगे जो 4 व्हीलर कंपनियां हैं, टाटा मोटर्स खासतौर से, वहां पर आधे % की तेजी बनी हुई है आपकी स्क्रीन पर। इनफैक्ट M&M भी लेकर आएंगे। मारुति में मैंने देखा है कुछ गिरावट का सिलसिला हावी है। तो 4 व्हीलर्स में M&M भी कुछ बिकवाली के घेरे में, बस टाटा मोटर्स पर आओगे और दबाव नहीं बनना चाहिए। लेकिन 2 काउंटर्स जो काफी एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं, केन इंडिया और ONGC। मयूरेश, इसमें इंपोर्ट ड्यूटी 5% की क्रूड पर लगेगी, तो माना जा रहा है एक पॉजिटिव रहेगा। क्या आप खरीदारी कर रहे हैं इन दोनों स्टॉक्स में?
हो सकता है सर जी, अगर इम्पोर्ट ड्यूटी रेज हो तो आई थिंक एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव हो, लेकिन जितनी स्ट्रक्चरल डैमेज हुई है बिकॉज ऑफ द फॉल इन प्राइसेस, मुझे लगता है काफी समय लगेगा दोनों कंपनियों के लिए टू प्रॉब्ली स्टार्ट इंक्रीजिंग देयर कैश फ्लोज। हैविंग सेड दैट, प्रॉब्ली आई थिंक काफी डिस्प्यूट्स हैं केन इंडिया के, और अगर हम कैश ले बैलेंस शीट पे उनकी जो है, आई थिंक कंपनी काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे है, लेकिन इतने ओवरहाइंग्स है स्टॉक पे, वो टैक्स लायबिलिटी हो, वेदांता के जो मर्जर रिलेटेड अभी भी आई थिंक ऑन ऑफ जो चलते रहते हैं उसके हो, प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स को लेके हो, आई थिंक दीज आर क्रिएटिंग इश्यूज। एंड सिमिलरली आई थिंक जैसे एक फॉल ऑफ रियलाइजेशन हमने देखा है, वो इम्पैक्ट आई थिंक विल स्टिल प्ले ऑन देयर बैलेंस शीट। इसलिए मुझे लगता है आई थिंक अपस्ट्रीम से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम विल स्टे अवे, बट अगर चूज करना ही हो ऑयल एंड गैस, आई थिंक रिलायंस इंडस्ट्रीज इज समथिंग दैट वी आर लाइकिंग। लार्ज पार्ट ऑफ केपेक्स, कोर केपेक्स और नॉन कोर केपेक्स इज लार्जली बिहाइंड देम। जो आरओईज में हमने एक फॉल देखा था विद कमीशनिंग ऑफ फैसिलिटीज ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, मुझे लगता है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है FY17 नंबर्स के बाद। लेकिन इस बीच बता दूं, कुछ स्टॉक्स जो बड़े एक्शन में है और इस सीरीज में यानी कि शुक्रवार से वायदा कारोबार में 7 नए खिलाड़ी शामिल हुए हैं और इनकी शुभ शुरुआत नहीं हुई है। पीसी ज्वेलर्स देखिए, उस दिन मेरे ख्याल से 12-13% गिरा था शुक्रवार को, आज फिर से 8% नीचे। यूनाइटेड स्पिरिट्स शुक्रवार को तो बच गया था, वो खबर के बाद कि विजय माल्या निकल रहे हैं वहां से, लेकिन आज 4% का नुकसान। टाटा एलेक्सी आज फिर से 3.5% नीचे, इंडो काउंट 3% नीचे। तो ये तमाम स्टॉक्स आज बाजार में प्रेशर देखते हुए नजर आ रहे हैं, जो वायदा कारोबार के नए खिलाड़ी। लेकिन फिलहाल वक्त है हमारे तमाम एक्सपर्ट से विदा लेने का। ताहिर बादशाह, गौतम सिन्हा रॉय, राहुल अरोरा, अजय बग्गा साहब, मयूरेश जोशी, अनुज जैन, आप तमाम एक्सपर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया CNBC आवाज के साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बजट पर शुरू होगी महा कवरेज। बजट का दमदार पैनल जुड़ेगा हमारे साथ इस ब्रेक के बाद, जो बताएगा आपको बजट की तमाम बारीकियां अब से लेकर बजट पेश होने तक, और बजट के बाद भी और बजट के दौरान भी। तो बने रहिएगा CNBC आवाज के साथ।